का करंट अफेयर देखेंगे उससे पहले फटाफट पिछले करंट अफेयर का रिवीजन कर लीजिए और वीडियो के लास्ट में 2 क्विज लगाऊंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां पर पूर्व सेना प्रमुख के.एस. थिमैया के जीवन को समर्पित एक संग्रहालय का उद्घाटन किया? कोडागू में। कोडागू कर्नाटक में है। के.एस. थिमैया भारत के तीसरे सेना प्रमुख थे। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए 16 अंकों का यूनिकोड सिस्टम शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला वन अधिकारी कौन बनी है? सस्मिता लेंका है। कहाँ की है ये? उड़ीसा की है। किस पूर्व भारतीय मुक्केबाज एवं एशियाई खेलों के पूर्व रजत पदक विजेता का हाल ही में 89 साल की उम्र में निधन हो गया? हरि सिंह थापा। जनवरी 2021 का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? तो भारतीय प्लेयर को मिला है ऋषभ पंत को। 9 फरवरी 2021 को भारत और किस देश के बीच शहतूत बांध परियोजना के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? भारत और अफगानिस्तान के बीच में। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। काबुल में ही शहतूत बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा भारत के सहयोग से। 10 फरवरी 2021 से 3 दिवसीय विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? ये 20वां संस्करण है और 10 फरवरी को इसका उद्घाटन किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड्स 2021 में कॉरपोरेट उत्कृष्टता के लिए किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? आदित्य पुरी को। ये एचडीएफसी बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ हैं। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट हासिल करने वाले तीसरे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? ईशांत शर्मा है। वैसे ये भारत के 6ठे गेंदबाज बने हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 300 से अधिक विकेट हासिल किए हैं, यानी 300 का आंकड़ा पार किया है, लेकिन तेज गेंदबाजों में ये तीसरे गेंदबाज बने हैं। निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य की सरकार ने सांस अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने। यहाँ पे सांस का फुल फॉर्म होगा सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। अब चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन। हाल ही में लॉन्च पुस्तक प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं संगीत पॉल चौधरी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। संगीत पॉल चौधरी कौन है? ये बहुत ही प्रसिद्ध बिजनेस स्कॉलर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। इनकी पुस्तकें काफ़ी प्लेटफॉर्म रेवोल्यूशन इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। और प्लेटफॉर्म स्केल इसके लेखक यही हैं। एक संस्था है या फिर आप कंपनी बोल सकते हैं, प्लेटफॉर्मेशन लैब, तो उसके ये सीईओ हैं संगीत पॉल चौधरी। इन्होंने ही ये पुस्तक लिखी है। चलिए अगला क्वेश्चन है। 10 फरवरी 2021 को किस विषय के साथ विश्व दलहन दिवस मनाया गया? तो हर साल विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी को। 2021 का विषय है न्यूट्रिशियस सीड्स फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। इस विषय का हिंदी में मतलब होगा एक सतत भविष्य के लिए पौष्टिक बीज। तो वैश्विक भोजन के रूप में दालों के महत्व को चिन्हित करने के उद्देश्य से हर साल ये दिवस मनाया जाता है। इस साल इस दिवस का तीसरा संस्करण है, क्योंकि पहली बार संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा ये दिवस 2019 में मनाया गया था। तब से हर साल ये दिवस मनाया जाता है। और ये जो थीम है न्यूट्रिशियस सीड्स फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, 2019 से लगातार यही थीम है, ठीक है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? रोम में है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। रंग विदूषक के संस्थापक और थिएटर निर्देशक का हाल ही में 72 साल की उम्र में निधन हो गया। तो इनका नाम है बंसी कौल। इनका निधन हो गया है। इन्होंने ही रंग विदूषक संस्था की स्थापना की थी और ये जो संस्था है एक अलग तरह की नाट्य शैली के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। बंसी कौल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म 23 अगस्त 1949 को श्रीनगर में कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था और निधन दिल्ली में हुआ 7 फरवरी 2021 को। 1984 में इन्होंने भोपाल में रंग विदूषक संस्था की स्थापना की थी और कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको 2014 में पद्मश्री और 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। हाल ही में किस देश ने 2018 में बाहर निकलने के बाद फिर से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में शामिल होने की घोषणा की है? अमेरिका ने। ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो डोनाल्ड ट्रंप जब भी राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तो 2018 में अमेरिका इस संगठन से बाहर निकल गया था। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने इस संगठन पर यह आरोप लगाया था उस समय कि इजराइल के साथ यह संगठन भेदभाव कर रहा है। इसी वजह से अमेरिका इस संगठन से बाहर निकल गया था।
अब जो बाइडेन के प्रशासन ने फिर से इसमें शामिल होने की घोषणा की है। पेरिस जलवायु समझौता से भी अमेरिका बाहर निकल गया था। पेरिस जलवायु समझौता से अमेरिका ने 2019 में बाहर निकलने की घोषणा की थी और 2020 में औपचारिक रूप से बाहर निकल गया था। लेकिन जो बाइडेन की प्रशासन ने फिर से पेरिस जलवायु समझौते में शामिल होने की घोषणा कर दी है। अमेरिका एक और संगठन से बाहर निकल गया था, WHO, लेकिन जो बाइडेन ने फिर से WHO में शामिल होने की घोषणा कर दी है। अब यहाँ पे हम UNHRC के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स जानिए। UNHRC में सद्भावना राजदूत यानी गुडविल एम्बेसडर कौन है वर्तमान में? कैट ग्राहम है। ये 2020 में ही बनी थी। ये अमेरिका की हैं। हर साल कोई ना कोई नया सद्भावना राजदूत बनता है, लेकिन ये 2020 में बनी थी, अभी भी पद पर हैं। और UNHRC के प्रमुख है वर्तमान में फिलिपो ग्रैंडी, जो कि इटली के हैं। तो जो प्रमुख होता है, इसे पूरे विश्व का शरणार्थियों का उच्चायुक्त कहा जाता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में। और इस संगठन को 1954 में शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज भी मिला हुआ था। फुल फॉर्म ध्यान में रखिए। इसकी स्थापना हुई थी 14 दिसंबर 1950 को। मुख्यालय जिनेवा में है और वर्तमान समय में 135 देशों में ये संगठन काम कर रहा है और इसमें संयुक्त राष्ट्र के 47 सदस्य राष्ट्र हैं। संयुक्त राष्ट्र में कुल कितने सदस्य हैं? 193। भारत UNHRC का सदस्य देश नहीं है। होप यान के 9 फरवरी 2021 को मंगल की कक्षा में प्रवेश करते ही यह उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का 5वां देश कौन बना है? तो ये है संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो पिछले साल ही इसने मंगल मिशन लॉन्च किया था और इस तरह से ये पहला खाड़ी देश बन गया जिसने मंगल मिशन लॉन्च किया। और हाल ही फिलहाल में ये यान 9 फरवरी को मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया। इस यान का नाम है होप, ठीक है। और इस तरह से ये उपलब्धि हासिल करने वाला संयुक्त अरब अमीरात विश्व का 5वां देश बन गया है। बाकी के 4 देश कौन है? अमेरिका, रूस, यूरोप और भारत। अच्छा, भारत ने अपना मंगल मिशन कब लॉन्च किया था? 5 नवंबर 2013 को। तो भारत का ये मिशन सफल हुआ था। ये जो होप प्रोब यान है, इसका काम क्या है, क्या करेगा ये कक्षा में? तो मंगल ग्रह की कक्षा में ये वातावरण, मौसम चक्र और धूल के तूफान पर अध्ययन करेगा। इसी उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे हम कुछ और मुख्य फैक्ट्स को जानते हैं। तो इस यान का नाम है होप और ये जो मिशन है इसका नाम दिया गया है अल अमल। और इस मिशन को लॉन्च किया गया था 19 जुलाई 2020 को। कहाँ से? जापान के तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से इस मिशन को लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पे हम मंगल ग्रह का बात किए हैं, तो मंगल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए। मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह कहा जाता है और इसे लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? आयरन ऑक्साइड की यहाँ पे अधिकता है जिसके कारण ये ग्रह लाल दिखता है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। और ये अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होता है। सेम इसी तरह से मंगल ग्रह पर भी मौसम परिवर्तन होता है। इसके 2 उपग्रह हैं, बहुत ही फेमस हैं, वो फोबोस और डिमोस। मंगल ग्रह के ये 2 उपग्रह हैं। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है यहीं पर है, ओलिपस मेसिउस का नाम है। और सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत भी मंगल ग्रह पर ही है, उसका नाम है निक्स ओलंपिया, ठीक है। ये सूर्य का कितने दिन में परिक्रमा करता है? 687 दिन में ये सूर्य का परिक्रमा कर लेता है। पृथ्वी 365 दिन में और मंगल 687 दिन में। मंगल ग्रह जो है सूर्य से चौथा ग्रह है, पृथ्वी तीसरा है, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो इसकी कैपिटल है अबू धाबी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। यहाँ की संसद का नाम है फेडरल नेशनल काउंसिल और मुद्रा का नाम है दिनार। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने यह अनुमान लगाया है कि भारत 2030 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? ये अनुमान लगाया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने ये अनुमान लगाया है कि भारत 2030 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा। किसको पीछे छोड़कर? यूरोपीय संघ को पीछे छोड़कर। वर्तमान समय में यूरोपीय संघ जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी किया है, उसका नाम है इंडिया आउटलुक रिपोर्ट 2021। उसी रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया है। अच्छा, ये बताइए दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश कौन है? चीन है। दूसरे स्थान पे है अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की बात करें, अच्छा ऑप्शन में और भी एजेंसी हैं, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है वो जान लीजिए। इरेना
अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर अबू धाबी में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर वियना में है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका हेडक्वार्टर भारत में है, गुरुग्राम में। और ये एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। मुख्यालय पेरिस में है। पेरिस में एक और संगठन का मुख्यालय है, यूनेस्को का। कार्यकारी निदेशक हैं फतेह बिरोल, ये तुर्की से बिलोंग करते हैं। इसमें सदस्य देशों की संख्या 30 है। भारत IEA का सदस्य देश नहीं है। कॉफी हाउस कंपनी स्टारबक्स इंडिया के नए CEO यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? इनका नाम है सुशांत डैश। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इन्हें नवीन गुरनानी की जगह नियुक्त किया गया है। इससे पहले स्टारबक्स इंडिया के CEO नवीन गुरनानी थे। वैसे सुशांत डैश जो है ये 1 मई 2021 को पदभार ग्रहण करेंगे। स्टारबक्स जो है ये अमेरिका की कॉफ़ी हाउस कंपनी है और ये भारत में प्रवेश की थी 2012 में। भारत में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अच्छा, स्टारबक्स भारत में किस कंपनी के साथ मिलकर काम करता है? टाटा के साथ। स्टारबक्स कॉरपोरेशन की स्थापना 1971 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के वाशिंगटन के सिएटल में है। 1-2 दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट में मैंने आप सभी से पूछा था कि अमेजन का मुख्यालय कहाँ पर है। जो ई-कॉमर्स कंपनी है अमेजन, उसका मुख्यालय कहाँ पर है, और उसका आंसर मैक्सिमम लोगों ने गलत दिया था। मैं हमेशा आप सभी को कंपनियों के बारे में या फिर संगठन के बारे में बताते रहता हूँ, फिर भी मैक्सिमम लोग जो है गलती किए थे। तो ध्यान रखा करिए, अमेजन का मुख्यालय यहीं पर है, सिएटल वाशिंगटन में, और स्टारबक्स का भी मुख्यालय यहीं पर है। ठीक है। स्टारबक्स के चेयरमैन है मायरोन E. उल्मान। प्रेसिडेंट और CEO हैं वैश्विक लेवल के केविन जॉनसन। 2021-22 के केंद्रीय बजट में रक्षा सेवाओं के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इस बार के बजट में रक्षा क्षेत्रों के लिए राशि आवंटित की गई है 4,78,000 करोड़ रुपए। पिछली बार 4,71,000 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। तो इस बार के बजट में रक्षा क्षेत्रों के लिए बढ़ोतरी की गई है, 4,78,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। और निर्मला सीतारमण जो है केंद्रीय वित्त मंत्री हैं और लगातार तीसरी बार संसद में बजट प्रस्तुत कर रही हैं। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि बजट के दस्तावेज नहीं छापे गए। इसके लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है यूनियन बजट, और इस एप्लीकेशन में बजट के 14 दस्तावेजों को शामिल किया गया है। वैसे बजट के ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है जो कि हमारे नए चैनल पर आया था, एग्जाम लाइफ पर। नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो एग्जाम लाइफ जहाँ पे लिखा होगा जस्ट उसी के नीचे वीडियो का लिंक है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। भारत सरकार की नई केंद्रीय क्षेत्र योजना 10,000 किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो भारत सरकार की ये नई केंद्रीय क्षेत्र योजना है, इसके लिए 6,865 करोड़ रुपए धनराशि आवंटित की गई है। इस योजना का उद्देश्य 10,000 नए FPO स्थापित करना है पूरे भारत भर में। FPO का इंग्लिश में फुल फॉर्म होगा फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। और ये राशि इस योजना पर अगले 5 वर्ष में खर्च किए जाएंगे। आप सभी को बता दें कि भारत में लगभग 86% से अधिक जो हैं सीमांत और छोटे किसान रहते हैं। तो इस योजना का उद्देश्य उन्हें प्रोत्साहित करना है। सरकार ने 2022 तक कृषि निर्यात को दुगुना करने का लक्ष्य रखा है। तो इस योजना से उसके लिए भी काफी फायदा होगा। हाल ही में भारतीय सेना ने किस जानवर की मदद से इंसानों की कोविड-19 परीक्षण करने की घोषणा की है? तो अब डॉग्स का इस्तेमाल किया जाएगा कोरोना वायरस परीक्षण के लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो इन डॉग्स को इसके लिए ट्रेनिंग दिया गया है कि ये किसी भी व्यक्ति के पसीने या फिर मूत्र को सूंघकर कोरोना संक्रमण के बारे में जानकारी दे सकते हैं। हालांकि इस तरह का काम जो है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस इत्यादि देशों में पहले से ही हो रहा है। अब भारत में भी कुत्तों का इस्तेमाल किया जाएगा कोविड-19 परीक्षण के लिए। ठीक है। तो भारतीय सेना ने हाल ही में इसकी घोषणा की है। भारतीय सेना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। चीफ हैं मनोज मुकुंद नरवणे, ये 28वें चीफ हैं भारतीय सेना के। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं चंडी प्रसाद मोहंती, जो कि हाल ही में नियुक्त हुए हैं, याद रखिए। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं शांतनु दयाल, कुछ दिन पहले इनकी भी नियुक्ति की गई थी। और एक नया पद सृजित किया गया है भारतीय सेना में, उप प्रमुख रणनीति का। तो इस पद के लिए नियुक्त किए गए हैं परमजीत सिंह। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं बिपिन रावत। भारतीय सेना का टैगलाइन है स्वयं से पहले सेवा, यानी सर्विस बिफोर सेल्फ। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और